नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जिसमें आपको पिछली वीडियो में आपने जाना था प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 16 तक में आने वाली टेक्निकलिटीज के बारे में। यानी जो हर प्रश्न में अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, चाहे आगे इस वीडियो में जो 17 से 34 होंगे उसमें जो अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, किस कंडीशन में कौन से विकल्प को चुनेंगे, यानी क्यों, क्या और कैसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह प्रश्न पीने के पानी के बारे में है, यानी पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, कौन कौन से मुख्य स्रोत हो सकते हैं। प्रश्न आपको रहेंगे ये 10 में, 1 से लेके 9, उसके बाद 0 होगा। नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, नलकूप, बोरवेल, झरना, नदी इत्यादि। अब इसमें किस कंडीशन में आपको कौन सी स्थिति चुनना है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नल जल से जो पानी मिल रहे हैं तो क्या वो उपचारित है, या अगर नल जल की कनेक्शन आपके घर में लगी हुई है तो इसमें से कौन सा चुनेंगे, उपचारित चुनेंगे, अनुपचारित चुनेंगे। तो वहां कंडीशन अनुपचारित चुनेंगे, वो जो है ट्रीटेड नहीं है, बस टंकी से रख के आपके पास भेज दिया जा रहा है, वो ट्रीटेड नहीं है। तो चलिए क्या क्यों इसमें जानते हैं 17 नंबर प्रश्न में। अब देखिए क्या है स्थिति, क्या बनता है। कितने कोड से 9 और 0 है। यदि एक से अधिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो वह स्रोत चुने जिसका उपयोग अधिक बार या वर्ष में अधिकांश भाग में किया जाता है। कहा जाता है कि कई सारे स्रोत से पानी पिए जाते हैं वहां, तो वर्ष में जिस स्रोत से ज्यादा पानी पिया जाता है उसी स्रोत को आप मानेंगे। अब देखिए क्या है, अब देखिए कोड 1 को समझना जरूरी है। नल का पानी उपचारित स्रोत से चुने यदि पानी की आपूर्ति परिवार को निम्न माध्यमों से की जाती है, यानी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, सार्वजनिक या निजी एजेंसियों। आप कहेंगे कि जब पंचायतों की बात करें तो नल जल इसमें योजना आ रहा है, पंचायत में तो है लेकिन उपचारित नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। द्वारा उपचार के बाद, तो क्या नल जल से उपचार के बाद भेजा जाता है, क्या पानी ट्रीट होके आता है, वो तो टंकी में डलता है और सीधे आपके पास आता है। तो के बाद परिसर के भीतर पाइपलाइन के माध्यम से, अब देखिए समूहों के लिए सामान्य नल कॉमन टैप द्वारा उपचारित पानी की आपूर्ति, समान आरओ प्रणाली कॉमन आरओ सिस्टम या उपचार संयंत्र ट्रीटेड प्लांट के माध्यम से। ये आपको दिख रहा है ट्रीटेड प्लांट, पानी यहां आ रहा है, फिर यहां इस पूरे प्लांट में ट्रीट हो रहा है, यहां आता है, फिर दूसरे स्टेज में जाता है, तीसरे स्टेज में जाता है, यहाँ आपको सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, कई सारी चीजें यहाँ आपको चीजें होती है, डिसइंफेक्शन किया जाता है उसका, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अलग अलग व्यवस्था में जाती है और यहाँ पॉइंट यूज होता है। तो यह पानी जो है वो आपका ट्रीटेड है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। आपके जो पानी वो पी रहा है तो ध्यान रखिएगा कि नल जल और बोरवेल के माध्यम से जो पानी पी जा रही है वो ट्रीटेड नहीं होती है, तो ट्रीटेड और नॉन ट्रीटेड को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। अब देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से, टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स चुने। जब परिवार को अनुपचारित, ट्रीटेड या पानी नल के माध्यम से प्राप्त, भले ही परिवार स्थानीय तरीकों जैसे उबालना, ब्लीचिंग पाउडर डालना, फिटकरी मिलाना, वाटर प्यूरिफायर का उपयोग करते हो, तब भी यह अनुपचारित स्रोत से ही पानी माना जाएगा। वो उन्होंने अपने वाटर प्यूरिफायर लगा रखा है, वो पी रहे हैं, लेकिन कहा उसको अनुपचारित, क्योंकि पानी जो जिस सोर्स से उठा रहे हैं वो आपको ट्रीटेड नहीं है। जैसे यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से पानी लिया जा रहा है और यहाँ से सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वहीं नल से पानी मिल रहा है, तो ये ट्रीटेड नहीं है। तो नॉन ट्रीटेड और ट्रीटेड में आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा है कुआं, जिसमें खुले और ढके दोनों प्रकार के कुएं शामिल होते हैं। चौथा है हैंडपंप, ऐसी स्थिति आप हैंडपंप सबको पता है। नलकूप और बोर होल, ट्यूबवेल या बोरहोल, ऐसा भूमिगत जल स्रोत जहां से विद्युत, इलेक्ट्रिक या डीजल पंप या के माध्यम से पानी निकाला जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो कहानी है ये ट्यूबवेल और बोरवेल है, हैंडपंप है आपको। अब एक कंडीशन बनती है, मान लीजिए कि एक पंप से पानी निकाला गया और टंकी में डाल दिया गया, फिर वहां से आपके पास आता है, एक स्थिति वो है। एक दूसरी स्थिति हुई कि नल आपको पाइप डाला हुआ है और मोटर से सीधा पानी आप निकाल रहे हैं,
सीधा पानी नल से बाहर फेंक रहा है, तो उस कंडीशन में क्या चुनेंगे? नल से अनट्रीटेड चुनेंगे? नहीं, वो नल से अनट्रीटेड नहीं होगा, वो आपको नलकूप होगा, क्योंकि ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा है वो पानी। एक कंडीशन था कि पानी निकाला, टंकी में स्टोर हुआ, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं सीधा यहां से निकला, पंप के माध्यम से निकला और नल के माध्यम से वो ट्रीट कहीं आपको स्टोर होके नहीं आ रहा है, वो सीधा तो उस कंडीशन में नलकूप और बोरवेल उसको आपको चूज करेंगे। देखिए झरना से हो सकता है, नदी नहर से पानी पी जा सकती है, टैंक तालाब नदी है तो इसके लिए कोड उपलब्ध है। अब देखिए कोड 9, अब आपके घर में बहुत जगह अब पानी आ रहा है, बोतल से लोग पानी मंगवा रहे हैं, तो 9 में पैक बोतल बंद पानी, बोतलों जार पाउच इसी प्रकार के अनकंटेन्स जो पैक किया गया पेयजल ड्रिंकिंग वाटर इस श्रेणी में आपको आएगा। यह सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और पेय योग्य माना जाता है। आमतौर पर यह पैकेट बंद पानी का पीने का पानी कुछ सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और पीने के लिए सुरक्षित आपको माना जाता है, क्योंकि ये फिल्टराइज होके एक व्यवस्था से आता है। अब लगभग ये घरों में मिलते हैं, आजकल मंगाए जा रहे हैं, देहातों में भी सबको मिलते हैं। अब पेयजल के मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं? अब देखिए जीरो कोड में, अन्य स्रोत में क्या होगा? जीरो में अन्य स्रोत में आपको जो होगा ऐसे पेयजल स्रोत जो कोड 1 से लेकर 9 में शामिल नहीं है, जैसे टैंकरों या गाड़ियों द्वारा सप्लाई किया गया पानी, वर्षा या रेन वाटर के लिए जीरो। मान लीजिए आता है आपको ये स्थिति से भी पानी आपको ली जाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो पानी मिलती है, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है जीरो पे जाएगी। टैंकर आता है आपको पानी देके जाता है, ये जीरो में जाएगा। आपको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यानी वर्षा के पानी को संचित करके किया जाता है, वो सब जीरो में आपको पहुंचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पेयजल की स्रोत, अब देखिए कैसे है, परिवार के सापेक्ष पेयजल स्रोत के स्थान के आधार पर उपयुक्त कोड चुने, विद इन प्रमाइसेज, नियर द प्रमाइसेज या अवे। यहाँ कहा गया कि परिसर के भीतर उसको माना जाएगा जब पेयजल स्रोत जैसे नल, कुआं, हैंडपंप घर या आंगन में स्थित हो, तब कोड 1 होगा। पैक बोतल पानी, बोतल बंद पानी जो घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, उसे भी परिसर के भीतर माना आपको जाएगा। अब परिसर के पास किसको माना जाएगा? जब पेयजल स्रोत परिसर के बाहर लेकिन पास हो, कितना? शहरी क्षेत्र में 100 मीटर के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर, तो परिसर के पास होगा। परिसर से दूर यानी इस कंडीशन से बियॉन्ड जो होगा वो परिसर से दूर माना जाएगा। 19 प्रकाश के मुख्य स्रोत, आपको पिछले 12 महीनों के अधिकांश भाग में परिवार जिस प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है उसको माना जाएगा। कोड 1 बिजली इलेक्ट्रिसिटी, यदि परिवार मुख्य रूप से बिजली उपयोग करता है। कोड 4 आपको अन्य तेल, अदर यानी एडेबल या अखाद्य, कुछ ऐसे भी तेल है जिसको खाया भी जाता है, उससे प्रकाश भी कराया जाता है, तो उसको एडेबल कहते हैं। आपको नॉन एडेबल जो आपको अखाद्य होता है। दोनों प्रकार के तेल शामिल है जो प्रकाश के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि असाधारण परिस्थिति बनती है तो परिवार किसी प्रकार का प्रकाश स्रोत उपयोग नहीं करता है, तो कोड 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का मुख्य स्रोत की बात। यहाँ आगे इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, सोलर, अदर एनी अदर नॉन लाइटिंग, यही बात किया जा रहा था वहां। चलिए ये व्यवस्था दी गई आपको, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली व्यवस्था दी गई, ये केरोसिन से लालटेन वाली व्यवस्था दी गई, ये आपको अदर व्यवस्था से जलाई जा रही है, वो दिख गया। अब यहाँ है एनी अदर, कोई और व्यवस्था दिखे, ये आपको एडिबल ऑयल कहा जा सकता है। ठीक है, ये मोमबत्ती है, ये आपको ये देखिए अदर में आ गया, एनी अदर। अदर ऑयल, ये तेल से जल रहा है लेकिन ये तेल से नहीं ना जल रहा है, तो ये एडिबल ऑयल है। ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल खाया भी जाता है, उससे प्रकाश भी कराया जाता है। ठीक है, ये देखिए तीसरा में क्या है, ये सोलर से जल रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ है सोलर, लगा हुआ है लाइट, यहाँ है, ये सोलर कंसेप्ट यहाँ बताया गया है चीजों को, और यहाँ कुछ भी नहीं, अंधेरे में है सब कोई। चलिए अब शौचालय की सुविधा को, परिवार के नियंत्रण में जनगणना मकान के भीतर या बाहर स्थित शौचालय को केवल परिवार के उपयोग हेतु माना जाएगा, तो उस कंडीशन में 1 करेंगे। यदि शौचालय अन्य परिवारों के साथ साझा किया जाता है तो 2 करेंगे। यदि परिवार के पास, परिवार के स्वयं का शौचालय नहीं है, ध्यान रखिएगा परिवार के नियंत्रण में, परिवार में एक व्यक्ति नहीं होगा, पूरे लोग कलेक्टिव रूप में किया जाता है। यदि परिवार के पास स्वयं का शौचालय नहीं है लेकिन परिवार के सदस्य सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक लैट्रिन का उपयोग करते हैं, तो कुल 3 चीजें ध्यान दें। साझा शौचालय बराबर सार्वजनिक शौचालय नहीं होता है। साझा शौचालय केवल सीमित परिवारों द्वारा उपयोग किया जाता है और सार्वजनिक शौचालय सभी लोगों के लिए सुलभ होता है, वो निःशुल्क भी होता है और भुगतान पे भी हो सकता है। यदि परिवार खुले स्थान जैसे खेत, झाड़ियां, रेलवे ट्रैक आदि पर उपयोग करता है तो कोड 4 चुने। आगे बढ़ते हैं शौचालय के प्रकार। ये देखिए आप अलग अलग
शौचालय के यहाँ प्रकार है। तो जो शौचालय के प्रकार होंगे यानी पाइप और सीवर सिस्टम से है, सेप्टिक टैंक है, अदर सिस्टम है, ध्यान रखिए ये फ्लश और फ्लश लैट्रिन कनेक्टेड, इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ है ट्विन पिट लैट्रिन, इसको हम आगे देखते हैं। अब चलिए शौचालय के प्रकार को हम समझते हैं। इतने सारे हैं, फ्लश डालकर फ्लश करने वाला शौचालय जुड़ा हुआ पाइप सीवर लाइन से, फ्लश डालकर फ्लश करने वाला शौचालय सेप्टिक टैंक से, फ्लश डालकर फ्लश करने वाला शौचालय जुड़ा हुआ अन्य प्रणाली से, अलग अलग व्यवस्था से भी चीजें हो सकती है। दो गड्ढों वाला शौचालय, यही सारी चीजें यहाँ लिखी गई। दो गड्ढों वाला शौचालय स्लैब आपको सहित वेंटिलेटेड सुधरा हुआ गड्ढा, दो गड्ढों वाला शौचालय, जो शौचालय की व्यवस्था होगी उसी तरह से। मानव मल खुले में फेंका जाता है, मानव मल जानवर द्वारा हटाया जाता है, मानव मल मनुष्य द्वारा हटाया जाता है, ये जो भी विकल्प होगा उसे आप यहाँ से चुनेंगे। यह थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, चलिए इसको चित्र से हम समझते हैं। अभी के शौचालय के प्रकार को समझिए। ये जो आपको शुरू के ये 3 दिए गए थे, फ्लश पोर, फ्लश लैट्रिन कनेक्टेड, इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है ये समझते हैं इसको, 1 2 3 को। अब देखिए पहला है कोड 1 2 और 3 पाइप सीवर प्रणाली, यानी फ्लश शौचालय जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा संचालित भूमिगत सीवर से जुड़ा हो, ये स्थिति है। मान लीजिए ये टॉयलेट है जिसमें ये फ्लश वाला लगा है और इससे सीधा आपको पाइप लाइन में आता है जो भी मल है। ये दूसरा वाला है जो फ्लश, जो आपका सेप्टिक टैंक बना है, ये सीवर लाइन में ना जाके आपके जो घर पे या कोई टैंक बना हुआ है वहां जाता है, तो दूसरे कंडीशन में सेप्टिक टैंक के। और हम प्रणाली देखिए फ्लश की बात की जा रही है। अब दूसरी वाली बात में, अब दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, बाहर ऐसे ही खुले में गिरता है, ठीक है। और फ्लश में ये वेस्टर्न कल्चर वाला भी चलेगा और ये भी चलेगा जिसमें फ्लश लगा हो। देखिए ये फ्लश पीछे बहुत ऐसे जो इंडियन कल्चर वाला जो टॉयलेट सीट्स होते हैं उसमें भी फ्लश की व्यवस्था होती है। अगर नहीं है तब दूसरा विकल्प चला जाएगा। चलिए दूसरे विकल्प पे देखते हैं। अब गड्ढा शौचालय किसको कहते हैं। अब देखिए गड्ढा शौचालय में है आपको मानव मल जो जमीन में सीधे गड्ढे में एकत्र होता है। अब इस प्रश्न में हम आए तो यहां देखिएगा विथ स्लैब आपको ट्विन पिट लैट्रिन, सिंगल पिट लैट्रिन, सर्विस लैट्रिन, इन सबको हम, अब देखिए ट्विन पिट लैट्रिन क्या होता है, सिंगल पिट लैट्रिन क्या होता है, इसको समझते हैं। एक विथ स्लैब होता है, एक विदाउट स्लैब, यानी एक ढक्कन के साथ एक ढक्कन के बिना। आइए इसको जरा देखते हैं। अब देखिए कोड 4 या 6 5 या शायद। अब देखिए स्लैब सहित वेंटिलेटेड सुधरा हुआ गड्ढा शौचालय, यानी ऊंचा बैठने का स्लैब, वेंटिलेशन की सुविधा सहित स्वच्छ शौचालय कोड गड्ढों की संख्या पर निर्भर करता है। अब बिना स्लैब या खुला गड्ढा, प्रारंभिक अवस्था का खुला गड्ढा कोड गड्ढों की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए गड्ढे की संख्या पर वो निर्भर करेगा। अब कैसे, सिंगल लीच पीट, यानी एक ही आपको गड्ढा है, ध्यान रखिएगा इस तरह से आप है और नीचे सीधा वो गड्ढे में जाता है। सिंगल, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 गड्ढे के बने होते हैं, वो ट्विन पिट लैट्रिन होता है। एक बात है कवर और एक अनकवर्ड की बात है। अब देखिए इसमें है पिट लैट्रिन विथ स्लैब, कुछ ऐसे हैं जिसमें स्लैब होता है, इसमें स्लैब डले होते हैं। ये क्या है, ये देखिए कोई सीट नहीं है लेकिन सीधा वो अंदर जा रहा है, यहीं से छेद किया हुआ है और सीधा जा रहा है। और ये जिसमें स्लैब नहीं है यानी खुला वाला मामला, आपको जो बिल्कुल कहीं से वो ढका हुआ नहीं, ओपन पीट, चलिए अनइम्प्रूव्ड उसको हम बोलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। शौचालय के प्रकार में सर्विस शौचालय भी होता है। एक सर्विस शौचालय, इसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट बाल्टी या कंटेनर में एकत्र किया जाता है और मनुष्यों द्वारा हटाया जाता है, पशुओं द्वारा हटाया जाता है। और शौचालय मौजूद है परंतु अपशिष्ट सीधे खुले नाले में फेंका जाता है। तो इस तरह से कंडीशन में हम वो चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं छूटा हुआ। खुला गड्ढा शौचालय सर्विस शौचालय नहीं माना जाएगा। यहाँ कहा गया है कि खुला गड्ढा शौचालय सर्विस शौचालय नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी सफाई कभी कभी हाथ से की जाती हो। साझा शौचालय को घर में रहने वाले सभी परिवारों के लिए उपलब्ध माना जाएगा। शौचालय को स्नान सुविधा के साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसी स्थिति में दोनों सुविधाओं को उपलब्ध माना जाएगा। अब ज्यादातर जगह ऐसे है कि शौचालय में ही आपको बाथरूम अटैच्ड रहता है, तो शौचालय को स्नान सुविधा के साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसी स्थिति में दोनों सुविधाओं को उपलब्ध माना जाएगा। चलिए देखते हैं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था क्या है, कैसे है। देखिए जल निकासी की क्लोज ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज या नो ड्रेनेज, कौन से। अब देखिए क्लोज ड्रेनेज है, यहां जाके गड्ढे में जा रहा है। ऐसे ही पानी निकासी है, नल में है लेकिन ओपन में है, ये आपको ओपन ड्रेनेज है, नाली है लेकिन नो ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज एकदम ऐसे ही बिखरा पड़ा है। या नाली है, ये दिख रही है नाली है लेकिन ओपन नाली है, ये आपको यहाँ जाता है लेकिन गड्ढे में जाता है। ये आपको ढक्कन, चूंकि ढक्कन यहाँ हटा के दिखाना था इसलिए उसको दिखाया गया।
ठीक है। ये ड्रेनेज जो है, ये सिंगल जो हमारे यहाँ जो जो सॉकेट खोदा जाता है वो एक ही जगह वो आपको स्टोर हो जाता है पूरी पानी। और ये क्या है, एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, पूरी नाली व्यवस्था है, और लेकिन ये ओपन है, तो इसको हम ओपन में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिसर के भीतर स्नान की सुविधा, या आपके घर के भीतर है, बाथरूम में है, इंक्लोजर विदाउट रूफ है, लेकिन वो खुले में है। देखिए कोई रूफ नहीं है यहाँ, ऐसे बस ये आपको चारों तरफ से घेर दिया गया है, लेकिन है नहीं। और क्या है तीसरा, क्या होगा, नो, कुछ कोई नहीं है, बस ऐसा ही बिंदास वाला मामला है, यहाँ ऐसे ही खुले में स्नान करना। ये कहानी है। रसोई और एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता, इस यह प्रश्न दो पहलुओं पर जानकारी एकत्रित करता है, रसोई की उपलब्धता और एलपीजी पीएनजी आपको कनेक्शन की उपलब्धता। खाना कहाँ पकाया जाता है और क्या घर में एलपीजी कनेक्शन है, तो इस बारे में पूछें। सबसे पहले खाना पकाने की व्यवस्था की पुष्टि कर लें। यदि अंदर अलग रसोई घर के साथ, अंदर बिना अलग रसोई घर के, या बाहर खुला, फिर एलपीजी कनेक्शन के बारे में पूछें। पहले खाना बनता कहाँ है, घर में बनता है, बाहर बनता है, कैसे बनता है, बिना रसोई घर का बनता है कि रसोई घर में बनता है, ये सबको पूछने के बाद एलपीजी कनेक्शन के बारे में आपको पूछना है। पहले ये नहीं सीधा पूछना है कि आपके पास गैस है, ये नहीं, आप खाना बनाते कहाँ है, पहले रसोई में, रसोई से बाहर, तब हम, या घर में ही बनाते हैं लेकिन रसोई नहीं है, खुले में बनाते हैं, इस ये कंडीशन पूछने के बाद ही आपको पीएनजी और एलपीजी के कनेक्शन के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ आपको अलग अलग 7 ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को हम फोटो के माध्यम से समझते हैं। ये इस घर में किचन है, तो किचन वाला, किचन सिलेंडर दिख रहा है, तो क्या यहाँ होगा, हैज एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन। पीएनजी का मतलब होता है आपको पाइप से जो नेचुरल गैस आता है वो, उसको कहा जाता है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको दिख गया किचन है, ये घर में खाना बन रहा है लेकिन किचन यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ डज नॉट हैव एलपीजी कनेक्शन, मान लीजिए यहाँ तो कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं कि हैज एलपीजी कनेक्शन कुकिंग इन साइड हाउस बट नो इन नॉट इन किचन। यहाँ घर में बन रहा है लेकिन यहाँ किचन आपको नहीं है। और बन किस चीज से रहा है, एलपीजी कनेक्शन, तो यहाँ एलपीजी कनेक्शन है, ये आपको बन किस चीज से रहा है, लकड़ी पे बन रहा है, तो यहाँ क्या चुना जाएगा, यहाँ कुकिंग इनसाइड घर के अंदर बन रहा है लेकिन एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन क्या चुनाएगा, ये वाला चुनाएगा। इस कंडीशन में क्या चुनाएगा, इस कंडीशन में आप क्या चुनेंगे, यह वाला ऑप्शन आपको चुना होगा। ये वाले, इसमें आप किस चीज से बना रहे हैं ये देखना है। यहाँ एलपीजी नहीं है, यहाँ एलपीजी है लेकिन घर के बाहर है, यहाँ घर के बाहर है ना एलपीजी भी और पीएनजी नहीं है, तो ये समझना और जानना जरूरी है। क्या पूछना है ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब चलते हैं भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। अब पहले ये बाहर भीतर वाला जान लिया, अब किसी से बनाते हैं यह जानना जरूरी है। यहाँ देखिए गैस भी रखा हुआ है और किसी से बना रहे हैं, ये अभी खाना बना रहे हैं लकड़ी पे, यहाँ गैस पे बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि खाना बनाने की व्यवस्था, तो अगला प्रश्न खाना बनाने के उपयोग में ईंधन के बारे में है। पहले व्यवस्था हमने देखा कहाँ बनाते हैं, अब पूछेंगे ईंधन के बारे में। यदि भोजन पकाने की व्यवस्था है तो उपलब्ध 10 विकल्पों में से आपको 10 विकल्प मिलेंगे। यदि परिवार एक से अधिक ईंधन का उपयोग करता है, जैसे यहाँ है, तो जो मुख्य रूप से भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसको आपको ये वहां लिखा जाएगा, जो मुख्य रूप से भोजन बजाने के लिए, ठीक है, और ज्यादा यूज किया जाता है उसको आप कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ ये खाना बन रहा है इस पे, और यहाँ गैस रखा हुआ है, चूल्हा है, लेकिन ये ज्यादातर खाना मुख्य रूप से खाना इसी पे बनाते हैं, तो इनको यह आपको करना पड़ेगा। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यदि एलपीजी पीएनजी कनेक्शन मौजूद है लेकिन परिवार अन्य किसी ईंधन जैसे लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग करता है, तो वास्तविक ईंधन, मुख्य ईंधन जैसे लकड़ी कोड 1 दर्ज करेंगे। यदि भोजन केवल एलपीजी से पकाया जाता है, भले ही बिना औपचारिक कनेक्शन के, यानी तो छोटे सिलेंडरों के माध्यम से, तो कोड 6 एलपीजी पीएनजी चुने। ईंधन के प्रकार और कनेक्शन की उपलब्धता से संबंधित प्रश्न स्वतंत्र रूप से पूछे जाने चाहिए। अब चलते हैं भोजन पकाने के प्रयुक्त ईंधन। ईंधन लकड़ी, लकड़ी, शाखाएं, पेड़ों के तने, झाड़ियां आदि। यहाँ क्या है, मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, क्या चीज यूज किया जाता है खाना बनाने में, तो लकड़ी वाला ईंधन में ये सारी चीजें आएंगी। फसल में क्या आएगा, कपास, दालों के डंठल, धान, गेहूं, मकई के पुआल, नारियल के छिलके, मूंगफली के खोल, ये सब चीजें। यहाँ कहा गया है कोयला है, काउडंग केक है, यानी वो हुई उपला, जिसको हम लोग गांव में जो पाथते हैं उस वो। चलिए ये क्रॉप
जो फसल के जो होते हैं डंठल इत्यादि वही है। उसके बाद है किरोसिन, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, जो भी है ऑप्शन आप इसमें चूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में। 26 नंबर में 25 नंबर में ये सारी चीजें आपको दिख गई, ठीक है। यहाँ क्रॉप रेसिड्यू हो गया, कोल, यहाँ कोयला दिख गया, इलेक्ट्रिसिटी दिख गया, पीएनजी इत्यादि सब दिख गया, किरोसिन दिख गया, बायोगैस, सोलर, काउडंग दिख रहा, उपला, ये चीज। चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है गांव में क्या कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी में हम, यदि नल का पानी बोतल में रखा जाए तो क्या उसे बोतल बंद पानी माना जाएगा? नहीं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, परिवार द्वारा सुविधा के लिए नल की पानी, कुएं का पानी आदि बोतल में रखा जाता है तो उसे बोतल बंद पानी नहीं माना जाएगा। शहरी क्षेत्र में कई परिवारों के पास एक से अधिक शौचालय होते हैं, तो किस प्रकार का शौचालय दर्ज किया जाएगा? वह शौचालय दर्ज किया जाएगा जिसका मुख्य रूप से अधिकांश परिवार सदस्य यूज करते हैं। अब क्या कह रहा है, किस प्रकार का शौचालय दर्ज है? तो वह शौचालय प्रकार का दर्ज किया जाएगा जिसका मुख्य रूप से आपको कई परिवारों के पास एक से अधिक शौचालय है, यानी कई शौचालय हैं, तो उसी शौचालय को दर्ज किया जाएगा जिसको अधिकांश परिवार यूज करते हैं, ठीक है। प्रकार है वो वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सेप्टिक टैंकों की सफाई हाथ से की जाती है तो क्या इसे रात का मल मनुष्य द्वारा हटाया गया माना जाएगा? नहीं। यदि सेप्टिक टैंकों की सफाई हाथ से की जाती है तो क्या इसे रात का मल मनुष्य द्वारा हटाया माना जाएगा? नहीं। अपशिष्ट नल, वेस्ट वाटर क्या है? अपशिष्ट नल में रसोई जल, स्नान घर, धुलाई का पानी शामिल है, लेकिन इसमें शौचालय का अपशिष्ट शामिल नहीं है। जो अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, उसमें क्या किस चीज का पानी वेस्ट माना जाता है? रसोई, स्नान घर, धुलाई का पानी वेस्ट वाटर माना जाता है, शौचालय का अपशिष्ट पानी नहीं माना जाता है। यदि किसी घर में अपशिष्ट जल और शौचालय के जल के लिए एक ही समान बंद नल निकासी आपको प्रणाली है तो कॉलम 22 में क्या दर्ज होगा? विकल्प बंद जल निकासी, क्लोज ड्रेनेज आपको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी में। यदि कोई परिवार अपने बगीचे में पौधे के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग कर रहा है तो प्रश्न 22 के लिए कौन सा कोड दर्ज होगा? यदि जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है और परिवार ने अतिरिक्त व्यवस्था एडिशनल अरेंजमेंट करके पानी को बगीचे की ओर मोड़ा है तो मौजूदा जल जो है निकासी प्रणाली के अनुसार कोड दर्ज किया जाएगा। यदि कोई जल निकासी प्रणाली नहीं है तो कोई जल निकासी आपको नो ड्रेनेज के लिए यूज, आप भले मोड़ दिया गया है उधर, लेकिन व्यवस्था अतिरिक्त व्यवस्था है ना, अतिरिक्त उधर मोड़ा है, लेकिन सामान्य व्यवस्था में कौन सी है उसको देखना होगा। क्या दो या दो से अधिक परिवार द्वारा साझा की गई रसोई सभी परिवार के लिए उपलब्ध मानी जाएगी? हाँ। क्या दो से अधिक द्वारा साझा की गई रसोई सभी परिवार के लिए उपलब्ध मानी जाएगी? जी हाँ, मानी जाएगी। अब चलते हैं, अब संपत्तियों पे आगे चलते हैं। अब बताइए क्या है मकान सूचीकरण और मकान गणना, यानी में प्रश्न 26 से 32 परिवारों द्वारा धारित संपत्तियों से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेडियो ट्रांजिस्टर। उत्तरदाता से परिवार के रेडियो की उपलब्धता के बारे में पूछो। रेडियो तक पहुंच निम्न माध्यम से हो सकती है: पारंपरिक रेडियो, मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य उपकरण जैसे आईपोड, कार, स्टूडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि इंटरनेट के माध्यम से। यदि एक परिवार एक से अधिक उपकरण का प्रयोग करता है तो परिवार के सदस्यों द्वारा सबसे अधिक उपयोग वाली व्यवस्था मानी जाएगी। यहाँ कुछ नोट है। यदि पारंपरिक रेडियो सेट उपलब्ध हो तो अन्य किसी माध्यम के बजाय इसे ही रिकॉर्ड करें। अगर वो रेडियो उपलब्ध है तो मोबाइल इत्यादि छोड़कर इसको ही आपको नोट करना होगा। यदि एक से अधिक डिवाइस उपयोग किए जा रहे हैं तो घर के सदस्यों द्वारा सबसे अधिक उपयोग डिवाइस का को माना जाएगा। पारंपरिक रेडियो सेट, मोबाइल द्वारा, गाड़ी के द्वारा, ये व्यवस्था आपको प्रश्न दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है टेलीविजन वाला। टेलीविजन किसी से देखते हैं? दूरदर्शन या फ्री डिश से, अदर डिश जैसे केबल कनेक्शन से, है दूसरी व्यवस्था से, या है ही नहीं तो ये आप कर सकते हैं। अन्य में क्या होगा? उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य माध्यम जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन जो यूज करके देखते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब इंटरनेट की सुविधा क्या है? ऑन लैपटॉप, ऑन कंप्यूटर, ऑन मोबाइल, स्मार्टफोन, ऑन एनी अदर डिवाइस, है ही नहीं। आपको लैपटॉप कंप्यूटर 29 है या नहीं, यहाँ कहा गया है यदि परिवार को घर के भीतर किसी भी माध्यम से इंटरनेट पहुंची है, डायल अप हो सकता है, डीएसएलआर हो सकता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल से, सैटेलाइट या सेलुलर से, वायरलेस से, वाईफाई से हो सकता है, ये व्यवस्था है। इंटरनेट किसी भी उपकरण, यहाँ बताया गया है कि कौन सा उपकरण में आप इंटरनेट यूज करते हैं, इसकी बात यहाँ की गई है, यस और नो की बात यहाँ कही गई है। यहाँ देखा गया है यदि एक से अधिक उपकरणों पर इंटरनेट उपयोग किया जाता है तो उच्च प्राथमिकता वाले कोड का चयन करें। लैपटॉप यानी जिस पे ज्यादा यूज किया जाता है आप उस पे उसको यूज करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कोड, यदि परिवार
में एक या अधिक सदस्यों के उपयोग होती लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है तो टैबलेट उपलब्ध है तो कोड 1। ठीक है, 29 में टैबलेट इसमें शामिल नहीं है। यदि परिवार के पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो नो करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ टैबलेट अगर उनके पास है तो उसको हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, यदि परिवार के पास टेलीफोन एंड अदर फोन स्मार्टफोन। अब देखिए क्या है, यहाँ क्या है, एक में लैंडलाइन मोबाइल में स्मार्टफोन है, अदर बेसिक मोबाइल है। तो तीसरा क्या है, यदि परिवार के पास केवल साधारण मोबाइल है, कीपैड बोला, की वाला, एक देखिए ये लैंडलाइन हो गया, ये वो कीपैड हो गया, अलग अलग व्यवस्था से होता है। स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन यहाँ भी है और आपको ये लैंडलाइन फोन भी है। ये सब सारी व्यवस्था दी गई है। अगर दोनों यूज किए जाते हैं, ये दोनों वाला कंडीशन में है। कीबोर्ड वाला ये वाला आपको है, ये कहानी आपको है ही नहीं तो नो हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 26, 27, 28, 29 यहाँ हमने आपको बता दिया, हमने यहाँ 30 तक हम लोगों ने यहाँ इसको देख लिया। चलिए यहाँ कहा गया, कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। स्मार्टफोन में टीवी, लैपटॉप आदि सुविधाएं होती है, क्या इन सुविधाओं को टीवी, लैपटॉप आदि की उपलब्धता दर्ज करने में माना जाएगा? नहीं। स्मार्टफोन में टीवी, लैपटॉप आदि जैसी सुविधाएं होती है तो क्या उसे टीवी या लैपटॉप माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इन प्रश्नों में प्रविष्टि के लिए टीवी या कंप्यूटर का वास्तविक डिवाइस के रूप में होना जरूरी है। कंप्यूटर जैसी सुविधाएं वाले मोबाइल फोन होने पर भी उसे कंप्यूटर नहीं माना जाएगा। टीवी ट्यूनर कार्ड वाले कंप्यूटर के होने पर भी उसे टीवी नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। साइकिल या स्कूटर, इसको देखते हैं। कोड 1, यदि परिवार के पास साइकिल है, इसमें विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली तिपहिया शामिल है। यहाँ कहा गया है आपको तिपहिया साइकिल भी शामिल है इसमें। अगर साइकिल की बात की जाती है तो ये भी साइकिल के रूप में यूज किया। कोड 2, स्कूटर या मोटरसाइकिल, यदि परिवार के पास दोपहिया वाहन है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड कोई भी मोटर चालित दोपहिया आप यहाँ उसमें जोड़ सकते हैं। यदि परिवार के पास दोनों साइकिल और दोपहिया दोनों है तो आप वहां कर सकते हैं। यदि परिवार के पास उपरोक्त में से कोई नहीं है तो आप उसे नॉन 4 यूज कर सकते हैं। और कार और जीप, इसको समझना जरा जरूरी है। उत्तरदाता से पूछें कि क्या परिवार के पास 4 पहिया वाहन जैसे कार, जीप, वैन है, तो निम्न प्रकार के वाहन इसमें शामिल होते हैं। आपको एमयूवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, स्पोर्ट्स कार। ठीक है, अब इसमें जो कार इत्यादि में है ये सब चीजें उसमें शामिल हो सकती हैं। अब कोड 1, हाँ है तो हाँ, यदि परिवार के किसी भी सदस्य के पास उपरोक्त में से कोई वाहन उपलब्ध है तो हाँ करेंगे। जैसा जरूरी नहीं है कि हर के पास हो, एक के पास है तो किसी के पास होना चाहिए। यदि परिवार में के पास इनमें से कोई वाहन नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ है प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। क्या मोटर चालित साइकिल वैन, ध्यान देखिए, मोटर चालित साइकिल वैन, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पू आदि तिपहिया वाहन इनमें से किसी कॉलम में गिने जाएंगे? इसी प्रकार क्या ट्रैक्टर को कार माना जाएगा? नहीं, ये तीनों तिपहिया वाहन और ट्रैक्टर इनमें शामिल नहीं है। तो ट्रैक्टर की कोई व्यवस्था यहाँ है ही नहीं, कोई बात यहाँ ट्रैक्टर के संबंध में कही ही नहीं गई है। तिपहिया वाहन के बारे में कहीं भी नहीं है। ई रिक्शा के बारे में आजकल ज्यादा लोगों के पास ई रिक्शा है तो ई रिक्शा के संबंध में कोई बात ही नहीं यहाँ कही गई है। कहा गया है कि इसमें इनमें शामिल नहीं है। स्पष्ट हो गया है। यदि परिवार एक ही कार का उपयोग करते हैं तो उसे कैसे दर्ज किया जाएगा? यदि दो परिवार एक ही कार करता है उसमें क्या होगा, उसे उस परिवार के नाम दर्ज किया जाएगा जो कार, जिसके पास कार कब्जे में है और उसके उपयोग पर नियंत्रण रखता हो, उसका माना जाएगा, जिसके कब्जे में वो कार है। अब आगे है, क्या वास्तविक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कार, जीप भी उपलब्ध मानी जाएगी? कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यवसायिक, वास्तविक में कह रहा हूं, व्यवसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कार, जीप भी उपलब्ध मानी जाएगी? हाँ, यदि वाहन मुख्यतः व्यवसायिक प्रयोजन के लिए भी प्रयोग किया जाता है तभी वो उपलब्ध माना जाएगा। अब एक बड़ी बात है, मैं कार चालक हूं और कार मेरे मालिक की है, परंतु कार मेरे पास रहती है और आपात स्थिति में मैं इसे अपने परिवार के लिए उपयोग करता हूं। इस परिस्थिति में प्रश्न 32 के लिए कौन सा कोड दिया जाएगा? तो इस स्थिति में कोड हाँ दर्ज किया जाएगा। 32 में आप ड्राइवर ही हैं लेकिन आपके पास वो गाड़ी रहती है और आप इमरजेंसी में उसको यूज करते हैं तो आप हाँ दर्ज करेंगे, वहां स्वामित्व की बात नहीं है। 33 में है, आप कौन सा भोजन यूज करते हैं उसके बारे में है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, क्या मेज, एनी अदर, उसको चुनना है यहाँ। उसके बाद यहाँ बताया गया कि चावल में कौन कौन सी चीजें आती हैं,
गेहूं में कौन से, ज्वार में कौन से, बाजरा में कौन से, मेज में कौन से, ये सारी चीजें लिखी गई है। इसमें से जो भी होगा वो आपको चुनना होगा। अब यहाँ कंडीशन आती है, तो हम तो लोग तो सब खाते हैं, तो यहाँ जो लोग मुख्यतः भोजन ज्यादा यूज करते हैं वो उसे वहां चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है। यहाँ मोबाइल नंबर की बात आती है 34 नंबर पे। परिवार में किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर 10 अंकों का दर्ज किया जाना चाहिए। मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए। यह नंबर केवल जनगणना से संबंधित के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि मकान बंद या खाली है तो पड़ोसियों द्वारा प्रदान किया गया परिवार सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा यदि उपलब्ध हो तो। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, मुझे अपना मोबाइल नंबर क्यों देना चाहिए, हो सकता है कोई सवाल ये पूछे। तो यह मोबाइल नंबर जनगणना संबंधी संचार के लिए उपयोग किया जाएगा। आपको ये बताना होगा किसका मोबाइल नंबर देना है। परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर जो जनगणना संबंधी संचार प्राप्त करने के लिए सक्रिय है और दर्ज करना है। यदि परिवार में मोबाइल नहीं है तो क्या पड़ोसियों का नंबर जनगणना संबंधी संचार के लिए दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यह केवल संबंधित परिवार से संबंधित है। तो अब बड़ी बात है कि अगर मोबाइल नंबर नहीं दिया जाए तब भी काम चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। हमने 17 से 34 प्रश्नों के उत्तर इसमें देखे, उसे क्या, क्यों और कैसे के बारे में जानकारी हमने एकत्र की। तो इस वीडियो में तय मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।